आराम से है, जहां बीती रात कैमूर पहाड़ी पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद नौहट्टा के महादेव खोह के पास वाटरफॉल में उफान आ गया है। महादेव खोह के पास स्थित झरना ने रौद्र रूप दिखाया है और पहाड़ पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद भयंकर रूप पानी पहाड़ से नीचे गिर रहा है। मंदिर के आसपास के कई दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर भाग गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ श्रद्धालु वाटरफॉल के रौद्र रूप के बावजूद पानी में स्नान भी कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक हो सकता है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद से नौहट्टा के महादेव खोह के पास वाटरफॉल में उफान लगातार देखने को मिल रहा है। तेज गति से कैसे पानी का बहाव है वो भी आप देख सकते हैं। महादेव खोह के पास स्थित झरना ने रौद्र रूप दिखाया है और पहाड़ पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद भयंकर रूप देखने को मिला है। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। अजीत, इस वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, एहतियात क्या बरते जा रहे हैं और स्थिति कब तक रहनी है? क्योंकि वाटरफॉल में जो पहाड़ पर तेज बारिश हुई उसी के बाद ये रौद्र रूप देखने को मिला है और ये जो काफी तेज बहाव है पानी का, और इससे जो है आसपास जो छोटे छोटे पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदार वगैरह थे वो पानी के बहाव को देखकर वहां से भाग खड़े हुए हैं। क्योंकि किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से रौद्र रूप दिखाया है उसके बाद वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचने वाले थे उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ युवक हैं जो खतरनाक तरीके से उस पानी में स्नान भी कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ से हटाया गया है। तो जब कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश होती है तो इस तरह का नजारा देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से यह पानी का बहाव देखने को मिला है यह काफी खतरनाक है। और ऐसे में जो फिलहाल जो पर्यटक है या फिर जो श्रद्धालु है वहाँ आते हैं उन लोगों को मना किया गया है कि वो इस वाटरफॉल के पास मत जाएं, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर पटना से, जहां बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक आरजेडी प्रवक्ता के तौर पर काम करते रहे। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल से मिलकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से मृत्युंजय तिवारी नाराज थे। इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके जैसे समर्पित निष्ठावान नेता के लिए पार्टी में कोई सम्मान नहीं था। बार बार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेता ने संज्ञान नहीं लिया। तेजस्वी यादव से भी शिकायत के बावजूद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। आज इतने लोगों की फौज खड़ी हो गई। तेजस्वी यादव जी ने कभी देखा कि पार्टी की दुर्गति क्यों हुई? इसका समीक्षा किया, जवाबदेही तय हुई कि 25 की संख्या में पार्टी कैसे आई। मृत्युंजय तिवारी को तो साइड लगाने का प्रयास किया गया, मृत्युंजय तिवारी को अपमानित करने का प्रयास किया गया, फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे। घुट घुट कर जीने से अच्छा था कि पार्टी से अपने को अलग कर लेना। इसलिए हमने मजबूरन में ये फैसला लिया। जो सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो फिर सियासत को, ऐसे सियासत को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी सामने अपनी बातों को रखा तो हमारी आंखें डबडबा गई और सारे उपस्थित नेताओं ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी के साथ अन्याय हुआ है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, हम बात करेंगे, अब नहीं होगा। लेकिन हमने कहा सर ये बहुत हो गया। पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू के सामने हमने बातें रखी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के सामने बातें रखी, सबके सामने, लेकिन कोई, सब बेबस है, कोई बोल ही नहीं पा रहा है सही को सही, गलत को गलत। ऐसे कैसे कोई पार्टी चल सकता है? ऐसे कोई कार्यकर्ता की भावना पर ठेस पहुंचेगा, वो कार्यकर्ता कैसे पार्टी के लिए काम कर सकता है? अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, इसलिए हमने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। जिसको जहां सम्मान मिलेगा वो क्यों नहीं जाएगा? अपमानित होकर किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करे, हर व्यक्ति को अपमानित करे और नेता चुप रहे, तो फिर उस पार्टी में क्यों कोई रहेगा? मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है तो जेडीयू ने कहा कि आरजेडी में भगदड़ मची हुई है, बहुत जल्द आरजेडी में बड़ी टूट होगी, ये तो शुरुआत है।
देखिए, ये तो मृत्युंजय तिवारी जी का निजी फैसला है, लेकिन सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के बड़े ही जिम्मेदार राजनेता थे। लंबे अरसे से पार्टी की सेवा कर रहे थे, फिरका परस्ती ताकतों से लड़ रहे थे। विषम परिस्थितियों में भी गठबंधन का और पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर राजद का शीर्ष नेतृत्व नए सिरे से विचार करेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनको जोड़ने का प्रयास करेगा। मृत्युंजय तिवारी जी ने बेहद सही कदम उठाया है। आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी और बड़ी संख्या में पार्टी में टूट होनी है। यह तो शुरुआत है। तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व किसी को पसंद नहीं है, न जनता को न उनके पार्टी के लोगों को। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ये उनका विवेक है, उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया है वो वही बता सकते हैं। तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये उनका विवेक है कि उन्होंने जो फैसला लिया है उसके संबंध में वही स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने मृत्युंजय तिवारी को बीजेपी में आने का ऑफर दिया है। प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी एक समर्पित कार्यकर्ता रहे थे, उन्होंने आहत होकर पार्टी छोड़ा है। ऐसा समर्पित कार्यकर्ता अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता थे और आरजेडी के बड़े ही जो है से सारे टीवी चैनलों पर, मीडिया में, सभी जगह जो है से पूरी मजबूती के साथ बात को रखने का काम करते थे, समर्पित भाव से काम करते थे। हम सब लोग आपस में जब एक साथ बैठते थे, डिबेट करते थे, तो विभिन्न मुद्दों को जो है से लेकर करके बातें होती थी और उस विषय पर जो है से बड़े आक्रामक और धारदार तरीके से रखते थे। लेकिन जिस प्रकार से जो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करे, उसके लिए वहां जो है से अगर सम्मान नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को उस जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं मुझे लगती है कि रहनी चाहिए। और मृत्युंजय तिवारी जी ने देर सवेर जो भी फैसला लिया है, बहुत ही उचित फैसला लिया है कि आरजेडी से सभी पदों से इस्तीफा देकर करके और पार्टी से इस्तीफा देने का। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या आपके लिए दरवाजा उनका खुला हुआ है? निश्चित तौर पे अगर मृत्युंजय तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे, अगर सही तरीके से, सही जो है से कह सकते हैं कि जो विकास परक व्यक्ति हो, समाज परक व्यक्ति हो, राष्ट्र परक व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो उनका स्वागत जो है से हम करेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं के एनडीए में शामिल होने और मृत्युंजय तिवारी का आरजेडी से मोहभंग होने को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सीएम सम्राट के सामने 90 डिग्री पर झुक रहे हैं और इस कतार में विपक्ष के सांसद और विधायक शामिल हैं। विधानसभा उपचुनाव के पहले मृत्युंजय तिवारी जैसा ओजस्वी तर्कपूर्ण प्रवक्ता, उसका दल छोड़ना, वो भी गुप्त नवरात्र की अवधि में, यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए राजनीतिक अपशकुन है। और देखिए, मृत्युंजय तिवारी मामले में एक नई तस्वीर सामने आई है, खास तस्वीर सामने आई है, जहां बीजेपी नेता से मुलाकात करते हुए मृत्युंजय तिवारी दिखाई दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। बता दें कि आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी का मोह भंग हो चुका है। बता दें कि इंदौर में पिछले दिनों मुलाकात हुई थी और मुलाकात की तस्वीर सामने आई थी। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, एक तरफ सभी पदों से इस्तीफा मृत्युंजय तिवारी का, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात और दोनों के चेहरे पर मुस्कान। क्या ये माना जाए कि बीजेपी में जा सकते हैं मृत्युंजय तिवारी? संभावनाएं ऐसी बन रही हैं? बिल्कुल, देखिए, मृत्युंजय तिवारी के निर्णय के बाद तमाम राजनीतिक दलों की नजरें मृत्युंजय तिवारी पर है कि अगला कदम क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी नजदीकियां इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बढ़ी हैं, तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने इस पर अभी तक कुछ भी साफ बयान नहीं दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात कई बार हो चुकी है और जो तस्वीर है वो तस्वीर बता रही है कि वो बीजेपी के नेताओं से संपर्क में कहीं न कहीं है। और जिस तरीके से आरजेडी में जो उन्होंने आरोप लगाया, जो उनकी अनदेखी की गई, उन्होंने अपनी बातों को कहा, इससे वो दुखी हैं। और अब अगला जो पड़ाव उनका है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। ये साफ तौर पर
दिखाई भी दे रहा है। और खासतौर पर इसके पहले भी बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, इस बात की जानकारी भी मिली है। और चूंकि राजनीति में वो बहुत दिनों से राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, उनके अनुसार उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था, लिहाजा वो दुखी हैं और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। जी, अब जब बीजेपी में शामिल होंगे, चूंकि आरजेडी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, उनका कद क्या होगा, पद क्या होगा, क्या संभावनाएं तलाश रहेंगे खुद भी मृत्युंजय तिवारी बीजेपी के अंदर? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति दल छोड़ता है तो किसी न किसी मजबूरी में दल छोड़ता है, और यदि वो दल मृत्युंजय तिवारी छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं तो ऐसी परिस्थिति में जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में भी उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, क्योंकि वो आरजेडी के एक बड़े चेहरे के रूप में रहे हैं और मुखर होकर के राष्ट्रीय जनता दल में अपनी बातों को मीडिया के सामने और लोगों के सामने कहते थे। एक अच्छे वक्ता के रूप में मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के जाने जाते थे और तमाम लोग उनकी बातों को भी सुनते थे जब भी मृत्युंजय तिवारी बोलते थे। तो ऐसे परिस्थिति में जब वो बीजेपी आते हैं या किसी दल में जाते हैं तो उन्हें कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात उनकी हो रही है, बातचीत हो रही है, इससे साफ संकेत जा रहे हैं कि वो बीजेपी का मृत्युंजय तिवारी रुख करेंगे। और चूंकि वो आरजेडी में दुखी हैं, भागलपुर से आते हैं, और ऐसी परिस्थिति में संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी जाएंगे और वहां कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी इन्हें जरूर मिलेगी। जी, चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी खबर, जहां नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। संजय झा के साथ नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली में गृह प्रवेश पूजा में शामिल होंगे। विशेष विमान से नीतीश कुमार की रवानगी की खबर है। 9 सुनहरी बाग बंगले में गृह प्रवेश होना है। सांसद बनने के बाद ये आवास मिला है और उसी आवास में गृह प्रवेश होना है। पूजा है। संजय झा के साथ नीतीश कुमार की रवानगी दिल्ली के लिए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद के नाते दिल्ली में उन्हें नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। 9 सुनहरी बाग रोड में बंगला है, जिसमें आज गृह पूजा प्रवेश के लिए पूजा का कार्यक्रम है। ये टाइप 8 बंगला है, जो सबसे ऊंची कैटेगरी का होता है। इस कैटेगरी का बंगला सामान्यतः 8000 वर्ग फीट से 8500 वर्ग फीट में फैला होता है, जो अमूमन बड़े कद की हस्तियों जैसे केंद्रीय मंत्री या संवैधानिक पद पर आसीन या उस पद पर रह चुके लोगों को मिलता है। इस बंगले में 8 बड़े बड़े कमरे होते हैं, जिनमें 5 से 6 बेडरूम होते हैं। आम सरकारी आवासों की तुलना में यहां ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन आज चलेगी। प्रदूषण मुक्त यह ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। 10 कोच वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन मानी जा रही है। ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का अत्याधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन केवल पानी की भाप उत्सर्जित करती है, जिससे जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। इसमें 682 सीटें हैं, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। हाइड्रोजन का इसमें प्रोपल्शन का पूरा सिस्टम इस तरह से है, पानी से हाइड्रोजन बनती है इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से। हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रोडक्शन का एक प्लांट बना है। उस हाइड्रोजन को फ्यूल सेल के माध्यम से फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। So once the electricity is available out of the fuel cell, then it is used to drive the motors. उसको फिर मोटर्स को ड्राइव करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये इस तरह से इसका मेथड है, बहुत ही क्लीन मेथड है। इसका कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस नहीं है और इसका एमिशन केवल एक वाटर की ड्रॉप्स है। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस समय हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर खड़ी है
और उन्हीं पटरियों पर यह दौड़ेगी जो आम पटरियां हैं जिस पर दूसरी ट्रेन दौड़ती है, दूसरी ट्रेन चलती है। इसकी सजावट की गई है, फ्लैग ऑफ के लिए तैयार है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है लोगों में, क्योंकि पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसके लिए ना ओवरहेड वायर की ज़रूरत है, ना फिर डीजल की ज़रूरत है, ना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, यानी कि ये अपनी बिजली खुद ही पैदा करेगी। खास बात ये है कि दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है जो 10 कोच वाली ट्रेन है। इससे पहले और भी कुछ देशों में जैसे इटली, फ्रांस, जापान, चीन, वहां पर कुछ हाइड्रोजन ट्रेन सीमित तौर पर चलती हैं, लेकिन 2 से 4 कोच वाली ही ट्रेन चलती है। इसकी क्या खासियत है, इसका इंटीरियर क्या है और चीजें और कितने कोच हैं, तमाम चीजें इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। किस तरीके से कंफर्टेबल तरीके से लोग इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर कर सकेंगे, ये तमाम इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। और चलते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं इसके अंदर वाले हिस्से को और कैसे लोग सफर कर सकेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर। तो इसमें हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर मैं दाखिल हो चुका हूं और किस तरीके से इसका इंटीरियर है, यानी कि अंदर का हिस्सा है, क्या लुक है, ये सबसे पहले कैमरा पर्सन जयपाल रावत को मैं दिखाऊंगा कि दूसरी जो आम ट्रेनें हैं लगभग वही इसका लुक है। यहाँ पर अलग अलग जो सीट्स हैं उसके ऊपर ठीक फैन की व्यवस्था है, यानी कि पंखों की व्यवस्था है, जिससे कि लोगों को गर्मी ना लगे। और दूसरी बात है स्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आप देखें कि एक इस तरीके से आप पकड़कर इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर कर सकेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन को इस समय सजाया गया है, आप कंफर्टेबल तरीके से सीटें हैं, यहाँ पर आप बैठकर आरामदायक सफर कर सकेंगे। 10 कोच वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि ये इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है, लेकिन जो ऑपरेटिंग इसकी लिमिट है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जींद से लेकर सोनीपत के लिए दौड़ेगी। लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा, 90 किलोमीटर की दूरी है। और अब देखें कि हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर किस तरीके से अलग अलग जो व्यवस्था, ये जो हिस्सा है करीब अगर आप मेट्रो में यही वाला हिस्सा जो एक कोच दूसरे कोच को कनेक्ट करता है, ये पहला कोच है। ये देखिए कि ट्रेन का ये पहला कोच है। इसकी लंबाई लगभग मेट्रो की जो कोच की लंबाई होती है उतनी है, कैपेसिटी भी लगभग वही है, लेकिन सीट एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने लोग सफर कर सकेंगे बैठकर। अब मैं दूसरे कोच में जा रहा हूं और यहां पर देखिए कि एक्साइटमेंट किस तरीके से है लोगों में, क्योंकि पहली बार लोग अपने शहर में, अपने देश में हाइड्रोजन ट्रेन को देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, उसकी खासियत को जान रहे हैं। और आप देखें कि यहाँ पर दादी जी बैठी हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? छन्नो देवी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जींद से। जींद से ही हैं? है तो खटखट के रहे हैं जींद। तो आपको बुलाया गया हाइड्रोजन ट्रेन में? हाँ जी। तो क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे क्या? जरूर करेंगे, हमारा देश इतना अच्छा बना दिया। अच्छा, तो ये ट्रेन कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही बेटा। हाँ। और भी ट्रेन में जो सफर करती होंगी, यात्रा करती होंगी, और उनमें इनमें क्या कुछ अंतर दिख रहा है आपको? मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, लग रहा है। लगभग वैसे ही है ना? हाँ। लेकिन बात ये है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन है, पहली बार देश में चल रही है ना? पहली बार हमने बैठने मिली। तो देखिए यहाँ पर जींद से ही है माता जी, और यहाँ पर इस जगह पर आई हैं बुलावे पर, सरकार के रेलवे के बुलावे पे आई हैं। जो आयोजक हैं उन्होंने बुलाया है। और दूसरी बात यह है कि लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट इस जगह पर हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर है, और कैसे लोग इंतज़ार कर रहे थे। 2023 में इसके बारे में चर्चा हुई थी कि हाइड्रोजन ट्रेन देश में बननी चाहिए। तो फिलहाल यह हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर पटरियों पर खड़ी है, उन्हीं आम पटरियों पर जिस पर दूसरी ट्रेनें चलती हैं, उन्हीं पटरियों पर यह हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, जींद, न्यूज़ 18 इंडिया। बढ़ेंगे आगे। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर सवाल उठ गए हैं। बीजेपी का तेजस्वी की यात्रा पर सवाल है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का बाहर विदेश जाना और उपचुनाव जैसे माहौल को छोड़कर विदेश जाना गंभीर सवाल उठाता है। तेजस्वी बार बार विदेश जाते हैं, क्यों जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये गंभीर सवाल है। बिहार के नेता विपक्ष
लालू जी के नालायक युवराज तेजस्वी हैं कहां? ट्विटर पे 10-12 घंटे पहले जंतर मंतर की चिंता उन्हें हो रही है, पर अपनी पार्टी की कोई चिंता नहीं है। बांकीपुर में चुनाव है, अपने कार्यकर्ताओं तक की चिंता करने में तेजस्वी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बिहार की चिंता क्या करेंगे? तेजस्वी जी, बताना तो पड़ेगा। बार बार आप बिहार ही नहीं देश से बाहर जाते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं? क्योंकि नेता विपक्ष का काम बिहार में रह करके बिहार की जनता की आवाज उठाना है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष को लापता बताया है। नीरज कुमार ने लिखा है कि लापता तेजस्वी यादव, बिहार की जनता पूछ रही है कि अपने नेता को कहां छिपा रखा है आरजेडी ने। नीरज कुमार ने पूछा है कि विधानसभा से गायब, विकास से गायब, जवाबदेही से गायब, चुनाव से गायब, क्या आपने इन्हें देखा है? तेजस्वी यादव के लापता होने वाला पोस्ट सामने आया है। नीरज कुमार ने यह पोस्ट किया है और बताया कि इसका जवाब देना चाहिए। इससे पहले कुंतल कृष्ण को भी आप सुन रहे थे। नीरज कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आप ही का ये पोस्ट की पूछा है कि आपने अपने नेता को कहां छिपा रखा है, कहां गायब हो गए तेजस्वी यादव? जी बिल्कुल, बिहार की जनता जानना चाह रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार में चुनाव है और इतनी प्रतिष्ठित सीट पर चुनाव है बांकीपुर में, और वो विदेश घूमने में मग्न हैं, गायब हैं। तो जनता जानना चाहती है और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं तो उनको पार्टी से कोई मतलब भी है या नहीं। विधानसभा से गायब हो रहते हैं, विकास के मुद्दों पर बात नहीं कर पाते, कोई जिम्मेदारी निभा नहीं पाते, चुनाव से गायब रहते हैं। तो बिहार की जनता जानना चाहती है कि वो कहाँ है, आखिर क्या कर रहे हैं। कभी सदन में नहीं दिखते हैं। क्या आरजेडी अब गायब पार्टी बन गई है? या पार्टी अब बिहार की राजनीति से गायब होने वाली है तेजस्वी यादव के रवैये से? तो यही लगता है, जनता ही जानना चाहती है। चलिए, बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है कि वो गायब है, ना सवाल पूछे, ना अपनी बात उठाएं। जी, समाप्त हो रही है उनकी पार्टी, बिल्कुल समाप्त हो रही है धीरे धीरे। कार्यकर्ताओं का उनकी पार्टी पर से भरोसा समाप्त हो रहा है उनके इस रवैये से। वो लालू की विरासत को संभाल नहीं पाए, वो विरासत को आगे बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो बना बनाया मिला था, सोने का चम्मच लेके वो पैदा लिए थे, बनी बनाई उनको मिली थी चीजें, उसको संभाल नहीं पाए। ये नालायक बेटों का यही काम होता है, और लालू यादव के नालायक बेटे हैं, पार्टी को संभाल नहीं पाए, न परिवार को संभाल पाए। जी। और अरुण कुमार आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार जी, आपसे ही सवाल लेते हैं। तेजस्वी यादव गायब हैं और यही सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि विधानसभा से भी गायब रहते हैं, कोई महत्वपूर्ण मौका आ जाता है विदेश चले जाते हैं, अभी बांकीपुर का उपचुनाव भी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव वाकई कहां पे हैं और क्या उन्हें नहीं होना चाहिए? इधर आप चूंकि प्रवक्ता के तौर पर जवाब देंगे, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने भी साथ छोड़ दिया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं 21 साल से इनकी बिहार में सरकार है और विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना सामने आ रही है। तो यही तो आवाज उठाने के लिए तेजस्वी को होना चाहिए था बिहार में, ताकि ये सब चीजें पूछ सके सत्ता से। सुन लीजिए ना, लगातार सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। जवाब तो वो देती नहीं है, इधर उधर की बात करती है। हम लोग तो कहते हैं इधर उधर की बात मत कर, बिहार का खजाना क्यों खाली है यह तो बताओ। 6 महीना पहले जो बिहार की जनता से प्रोमिस किया 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, 6 महीना में कम से कम 10 लाख नौकरी रोजगार होता है। बताओ कितना नौकरी रोजगार दिया? महिला के खाते में 2 लाख देने की बात कही थी सरकार ने। चलिए, बिल्कुल। तेजस्वी कहां गायब है, इस पर आप जवाब नहीं दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। और आरजेडी के प्रवक्ता भी अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।